स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुरुत्व के अधीन गति का अध्ययन करेंगे। गुरुत्व के अधीन गति में जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर लिया जाता है। हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं जिन्हें हम लोगों ने हल किया था। पहला होता है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। अब गुरुत्व के अधीन जो गति है वो हमारी 2 प्रकार से हो सकती है। पहली की वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आए और दूसरी की वस्तु नीचे से ऊपर की ओर आए। पहली कंडीशन हम लिखते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। इस स्थिति में जो विस्थापन s होगा, अब जो विस्थापन है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा कि वो पृथ्वी तल से कितना ऊपर है। तो s = हम h ले लेते हैं और जो त्वरण होगा वो g के बराबर होगा। तो जो हमारा ऊपर तीनों इक्वेशन है उसमें s के स्थान पर h हो जाएगा और a के स्थान पर g हो जाएगा। आइए देखिए, पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा v = u + gt, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h = ut + ½ gd², और तीसरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा v² = u² + 2gs। ये आपका समीकरण होगा। आगे देखें कि अगर वस्तु, यहाँ में देखा था कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा? वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी। तो इस स्थिति में s बराबर तो h होगा ही, साथ ही साथ a बराबर आपका -g हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत गति कर रही है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ प्लस ले रहे थे तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको माइनस लेंगे और हमारी गति के जो समीकरण है वो क्रमशः हो जाएंगे। पहला हो जाएगा v = u - gt, तथा दूसरा इक्वेशन है h = ut - ½ gd², और तीसरा हो जाएगा v² = u² - 2gh। यहाँ पर देखिए हमने s लिख दिया था, ये s के स्थान पर आपका क्या होगा? h होगा। इस समीकरण वाले में भी आपका h हो जाएगा, जैसे यहाँ पर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे ही कोई गाड़ी चल रही है उस पर जैसे ही ब्रेक लगाया जाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद उस गाड़ी ने कितनी दूरी तय की। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधन है जिस पे आप ब्रेक लगा दें और वो तुरंत ही रुक जाए, ऐसा नहीं है। वो ब्रेक लगाने पर भी कुछ दूरी चलती है, तो वो जितनी दूरी चलती है उसका मान क्या होगा, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस दूरी को हम लोग अवरोधन दूरी कहते हैं और इसको इंग्लिश में स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। अब ध्यान देने वाली बात है, हम लोग एक छोटी सी चीज को हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो ब्रेक लगाने से पहले उसका वेग u था। वस्तु का ब्रेक लगाने से पूर्व वेग कितना है? u। ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v। तो वस्तु रुक गई तो अंतिम वेग 0, और इस स्थिति के बीच चली गई दूरी। हम लोग गति के तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, v² = u² + 2as। इससे क्या निकालें? तो v बराबर हम रखेंगे 0, u का u² और प्लस 2as। u को इधर अगर पक्षांतर कर दें तो 2as = -u², which implies that s = -u² / 2a। ये जो फॉर्मूला है
यह फॉर्मूला हमें अवरोधन दूरी के बारे में बताता है कि जब किसी साधन पर ब्रेक लगाने के पश्चात वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, उसका अगर हमको निकालना है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बच्चों, अब हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, मुक्त पतन। देखिए, मुक्त पतन है जब कोई वस्तु, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो, द्रव्यमान में, संरचना में, रासायनिक संगठन में, कितनी भी अलग अलग हो, कोई वस्तु कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, अगर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती है तो इस प्रकार का जो गिरना कहलाता है उसको हम मुक्त पतन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उसका वेग, द्रव्यमान या कुछ भी हो, लेकिन जब एक समान त्वरण लगेगा तो उसका वेग एक समान होगा और वो एक साथ पृथ्वी पर है। चाहे आप एक हाथी और एक चींटी को ब्रह्मांड पे एक साथ छोड़ दें तो उस ऊंचाई से हाथी भी t बराबर 2 सेकंड पर पहुंचेगा और चींटी भी t बराबर 2 सेकंड पर पहुंचेगी। अब मुक्त पतन के अंतर्गत जो गति होती है, उस गति में हमारा जो प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है, अर्थात u बराबर 0। u 0 होने पर हमारे जो गति के समीकरण हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगे, v इक्वल्स टू gt, दूसरा h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये तीनों समीकरण हमारे मुक्त पतन के स्थिति में। एक लाइन में आप याद रखिए मुक्त पतन क्या है, कि मुक्त पतन में हमारा जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है और कोई भी वस्तु, चाहे वो द्रव्यमान, रासायनिक संगठन या किसी भी संरचना में कितनी भी भिन्न क्यों ना हो, लेकिन वह एक ही गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करती है, तो इस पतन को हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग को समझते हैं। जैसे ट्रेन में हम गति कर रहे हैं, ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, हम गति कर रहे हैं और हम जब बाहर देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि पेड़ चल रहा है। क्या वास्तव में पेड़ चलते हैं? हम दो मित्र हैं, एक साथ एक ही साइकिल पर स्कूल आ रहे हैं, अगर साथ साथ साइकिल चलाते हैं तो क्या हमें अपने मित्र की गति की एहसास होता है? नहीं। लेकिन अगर वही मित्र हमारा हमसे धीरे साइकिल चलाए तो भी हमें अंदाजा होगा कि वो धीरे है और हमसे तेज चलाए तो भी हमको अंदाजा होता है कि वो तेज चल रहा है। तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। क्या दूसरे शब्दों में हम कहें कि किसी वस्तु A का किसी वस्तु B के द्वारा प्रेक्षित वेग, किसी वस्तु A का किसी वस्तु B द्वारा प्रेक्षित वेग वस्तु A का B के सापेक्ष वेग कहलाना हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। अब आपेक्षिक वेग में अगर कोई वस्तु है, जैसे हम ट्रेन की बात कर रहे थे उसको ही देख लें, तो ट्रेन में व्यक्ति तो गतिमान होता है, किसके साथ? ट्रेन के साथ। तो क्या वह व्यक्ति को अपनी गति का एहसास होता है? नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागता है तो उसके साथ पेड़ गतिमान, क्या पेड़ वास्तव में चल रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर ट्रेन की तुलना में उसको देखा जाए तो पेड़ चल रहा है। इस प्रकार की गति को हम आपेक्षिक गति कहते हैं। यह गति आभासी होती है, एक्चुअल मोशन को यह रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि यह हमको आभासी वेग का आभास कराता है। देखिए बेटा, आज हम लोगों ने अवरोधन दूरी का जो टॉपिक पढ़ा था उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे तो लिखा हो कि एक कार 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से सड़क पर चल रही है। उसके बाद लिखा है कि ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर। यदि कार का वेग 25 मीटर पर सेकेंड हो तो ब्रेक लगाने पर अवरोधन दूरी क्या होगी? यही आपका प्रश्न है। तो पहला दिया हुआ है कि कितने वेग से, u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ds वो आपका कितना है? 18 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि ये u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से चले तो इसके स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगी?
stopping distance ds that is equal to u square upon 2a से पहले वाले से हम लोग 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन ds। एक काम कर लें, इसको 1 कर लें और इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें और ds 2 कर लें, तो ये हमारा हो जाएगा ds1 और ds 2 अगर u स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू रख दें u2 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर अपॉन ds1 which implies that u2 स्क्वायर को ये ऊपर चला जाएगा ds1 बटे u1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम रख दें। u2 आपका कितना है 25 जुड़े 25, u1 आपका कितना है 15 जुड़े 15 और ds2 आपका कितना है 18, यहाँ पर 18। 5 से काट लीजिए, 55 25, 5 नहीं 15, यहाँ पे भी 25 5 नहीं 15, तो 25 गुणे 18 बटे 9, 9 नहीं 18 तो 25 50। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला। चलिए बेटा देखिए, हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है कि विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया गया। गिवन दैट पहला शब्द आपका कि विरामावस्था मतलब u बराबर 0, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के किससे त्वरण से a इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेती है। तो जो वेग है v बराबर कितना है 160 मीटर प्रति सेकंड और पूछ रहा है कि यह वेग उसको प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। और इसके बाद आगे है कि कितनी दूरी तय करें, मतलब जितना समय उसको लगा है उस टाइम t में उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समय निकालेंगे। रिलेट कीजिए कि इन चारों से मिलकर कौन सा इक्वेशन है। तो हमारा गति का प्रथम समीकरण बनता है v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब 160 बराबर 0 प्लस 8 गुणे t या 8t बराबर 160, तो t बराबर 160 बटे 8 बराबर 20, t बराबर 20 सेकंड। अब इस समय में चली गई दूरी, तो दूरी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर u 0 है तो 0 गुणे 20 1 बटे 2 गुणे 8 गुणे t स्क्वायर मतलब 20 का वर्ग। यहाँ पे 0 धन 2 चौक 8, 4 गुणे 20 गुणे कितना होता है 400, तो 4 चौक 1600 मीटर। तो इतने समय में वस्तु द्वारा 1600 मीटर की दूरी तय की जाएगी। चलिए बेटा देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है एक कण विरामावस्था से फिर प्रारंभ करके 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा टीवें सेकंड में चली गई दूरी। टीवें सेकंड में चली गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो है हमारे सामने st that is equal to u plus half a 2t minus 1। अब यहाँ दिया हुआ है कि t बराबर 5 और चली गई दूरी st बराबर 9 मीटर है। अब वैल्यू रख देते हैं 9 बराबर, आप वस्तु प्रारंभिक अवस्था से चल रही है तो u बराबर हमारा क्या होगा 0 प्लस हाफ a 2 गुणे 5 माइनस 1, तो 9 बराबर 0 प्लस हाफ a गुणे 9, 9 से 9 कैंसिल, a बराबर आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी के साथ आपसे पूछ रहा है कि 12वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। अब हमको त्वरण मिल गया है तो 12वें सेकंड में चली गई दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। st इक्वल्स टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 0 प्लस हाफ a आपका कितना है 2 और 2t मतलब 2 गुणे 12वें सेकंड में 12 माइनस 1 0 प्लस हाफ, ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस 1 वैल्यू क्या आएगी 23 मीटर।
12वें सेकंड में चली गई दूरी हमारी 23 मीटर। चलिए बाकी का कल हम लोग पढ़ेंगे मिनट।